शाम 7 बजे के बुलेटिन में देखेंगे यूपी में कल से बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बैठक को लेकर कैसी तैयारियां हैं, इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, आपको यह भी बताएंगे। नोएडा में बुलडोजर एक्शन हुआ है, आलीशान होटल को तोड़ा गया है। यूपी में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, कई इलाके बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। यूपी में बाढ़ के कैसे हालात हैं ये भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा भी तमाम खबरें होंगी 7 बजे के इस बुलेटिन में। शाहजहांपुर में वायरल हो रहे एक वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। बाढ़ की वजह से यहां के मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पानी से बचने के लिए मर्यादाओं को तोड़ते हुए नजर आए। प्रिंसिपल साहब को 4 कर्मचारी कमर जितना पानी में डूबकर स्ट्रेचर पर बिछाकर पानी से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शाहजहांपुर का वीडियो बताया जा रहा है और जिन महोदय को आप स्ट्रेचर पर बैठा हुआ देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। पानी बहुत ज़्यादा था, उससे बचना था, मर्यादाओं को तोड़ते हुए स्ट्रेचर पर सवार हो गए। 4 कर्मचारियों को लगाया और कहा कि इस पानी से निकालकर मुझे बाहर ले चलिए, जिसके बाद अब वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और प्रिंसिपल साहब की खूब आलोचना हो रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और चलिए आपको मेरठ से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई है। फैक्ट्री में मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कवायद की जा रही है। थाना परतापुर क्षेत्र के अछरुंडा गांव का यह मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फैक्ट्री में आग लगी है। बताया जा रहा है कि गद्दा फैक्ट्री है और इस वजह से आग बहुत तेज़ी से फैलती चली गई। आशंका जताई जा रही कि कुछ मजदूर फैक्ट्री के भीतर फंसे हो सकते हैं, उनको निकालने की कवायद की जा रही है। आग लगने की सूचना फौरन ही दमकल विभाग को दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शुरुआती दौर में कोशिश इस बात की जा रही है कि फैक्ट्री के भीतर फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। मेरठ के परतापुर में ये फैक्ट्री स्थित है, अछरुंडा गांव में, जहां पर अचानक से फैक्ट्री के भीतर आग लगती है और मौके पे हमने देखा बहुत ज़्यादा आग थी, तो देखा एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, तो हमने 4 गाड़ियाँ और मंगाई। 5 गाड़ियों से टोटल इसको फिर काबू किया। कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं। तो सर पता लग पाया कि कौन सा केमिकल यहाँ पे है जो? नहीं सर, अभी कोई पता नहीं चल पाया क्या केमिकल है ये। कितने घंटे चला ये आग? घंटे क्या, हमने आधे घंटे में इसको कवर कर दिया था आने के बाद। तो सर आग कैसी थी? बहुत बड़ी थी? बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा ऊपर तक थी। केमिकल की फायर थी। दोनों आपके सामने जो टैंकर हैं, तीनों टैंकरों में आग थी। तीनों टैंकरों को काबू किया। कोई जान माल का नुकसान नहीं है। मालिक का भी कुछ नहीं पता चल पाया कि कौन है कौन नहीं। मालिक ने दौड़ गया, मेरा वीर मालिक हमारे सामने मालिक नहीं था, कौन नहीं। अभी ना फैक्ट्री का नाम पता चल पाया है कि क्या फैक्ट्री का नाम है, क्योंकि कहीं पे भी आप देखोगे तो लिखा हुआ नहीं है। तो सर फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ? 5 गाड़ी है। आग पे काबू बिल्कुल टोटली आपके सामने आग पे पूरा काबू है। कोई जान माल का नुकसान नहीं है। आस पास तो दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। दमकल कर्मचारियों का ये कहना है कि हमने आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया और राहत की बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन ये फैक्ट्री किसकी थी, कौन लोग यहाँ पर मौजूद थे, वो भाग गए हैं, उनके बारे में फिलहाल जानकारी इकट्ठा की जा रही है। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। मेरठ से हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस अग्निकांड से संबंधित? देखिए, मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र के काटी गांव में ये आग लगी थी और एक उमेश इंटरनेशनल फैक्ट्री के नाम से ये फैक्ट्री है जिसमें फॉर्म के गद्दे बनाए जाते हैं। इसमें ही भीषण आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है और वहां पर जो मजदूर फंसे थे उन्हें निकाल लिया गया है। फिलहाल आग बुझाने के लिए मेरठ और आसपास के जिलों से गाड़ियां बुलाई गई थी और वहां पर फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन करोड़ों का नुकसान हुआ है। आग किन कारणों से लगी, इन पर जांच की जा रही है। क्या फायर सेफ्टी इक्विपमेंट पूरे थे, इस पर भी जांच की जा रही है। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि अभी तक मालिक सामने नहीं आया है, तो उसको भी खोजा जा रहा है कि क्यों ये लापरवाही हुई और किस कारणों से आग लगी, इन पर जांच जारी है। जी, किसी चश्मदीद से कोई बातचीत हो पाई हो निखिल, जिसने ये बताया हो कि किस वजह से आग लगी? देखिए, बिल्कुल वहां चश्मदीदों से हमारी बात हुई। वहां उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि एकदम से आग की लपटें निकलने लगी। आग को देखकर वो लोग घबरा गए और वहां से भागने लगे।
लेकिन चूंकि फैक्ट्री बड़ी थी और वहां से भागने में मुश्किल हो रही थी, तो कुछ लोग अंदर भी फंस गए थे, जिन्हें बाद में बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, थाना परतापुर पुलिस और कई थानों का फोर्स मौके पर था, और उसके बाद वहां पर अग्निशमन विभाग ने कई गाड़ियां मंगाकर आग पर काबू पा लिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर इटावा से है। मैनपुरी फाटक अंडरपास में रोडवेज की बस पानी में फंस गई। करीब 2 घंटे तक बस यहां पर फंसी रही। बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गईं। बाद में बस को निकाला गया। बस इटावा से आगरा जा रही थी और इसी दौरान आप देखिए अंडरपास के नीचे जो पानी भरा था उसमें बस फंस गई। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, लेकिन बाद में रस्सी के सहारे इस बस को बाहर खींचा गया, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। उधर बदायूं में इन दिनों बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इस बीच शादियां भी हो रही हैं। एक दुल्हन बाढ़ के पानी को पार करते हुए अपने पति के घर पहुंची। दुल्हन की विदाई के बाद ससुराल पहुंचने के लिए बड़ी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दुल्हन पहले बोलेरो में बैठी, उसके बाद बैलगाड़ी में और फिर नाव से सफर कर अपने पति के घर पहुंची। ये मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के नवादा वरन गांव का है। यहाँ के रहने वाले मोनू की शादी सिकंदरपुर में तय हुई थी। जब मोनू की बारात निकली तो पानी कम था, जिससे बारात बोलेरो और बस द्वारा सिकंदरपुर गांव पहुंच गई। लेकिन उसी रात इलाके में बाढ़ का पानी बढ़ गया, जिसके बाद जब दुल्हन विदा होकर अपने पति के घर आ रही थी तब उसको कैसे मुश्किलों से दो चार होना पड़ा है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपकी आज शादी हो के आई है, कैसी कैसी स्थिति में आप पहुंचे हैं ससुराल तक और बहू कैसे लेके आए हैं? सैलाब में गए। अच्छा, तो यहाँ पे कल डीएम साहब ने यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं पूर्ण की गई, तो आप किस वाहन से अपने घर तक जा रहे हैं? डल्ला पर जा रहे हैं। यहाँ नाव फाव की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। बरेली में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। जिले के कई गांव में बाढ़ का पानी भर चुका है। ऐसे में नवाबगंज तहसील क्षेत्र में एक मरीज को इलाज के लिए रास्ता ठीक नहीं होने के चलते गहरे पानी में करीब 2 किलोमीटर तक चारपाई से लेकर जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले वो मजदूरी करने आंध्र प्रदेश गया था। वहां पर काम करते समय खौलते पानी में गिरने से वो बुरी तरीके से झुलस गया। वहां उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के बाद घर लौटते समय रास्ता सही नहीं होने के चलते एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उसे नौगवा भगवंतपुर में ही छोड़ दिया। इसके बाद परिजन उसे चारपाई पर लेकर 2 किलोमीटर पानी से गुजरते हुए नवाबगंज क्षेत्र के जारपा मोहनपुर में उसके घर तक लेकर गए। उन्नाव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उन्नाव में इस समय गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 45 सेंटीमीटर दूर है। कई गांव की तरफ गंगा का पानी किनारे बसे मोहल्लों की तरफ बढ़ता जा रहा है। वहीं गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के चंपापुरवा में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तो यहाँ पर लगभग 5 फीट के आसपास पानी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको एक पिलर दिखाई दे रहा है। वो पिलर लगभग केवल 3 फीट उठा है, जबकि अमूमन पिलर की लंबाई 7 फीट के आसपास 10 फीट के आसपास होती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो ये पूरा इलाका देख सकते हैं, यहाँ से आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो घर है उनको नाव या फिर खुद से पैदल, और कहाँ पे गंगा का कितना पानी है इसके बिना आइडिया के ही उन्हें पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। उधर सिद्धार्थनगर में बाढ़ के पानी से हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। सिद्धार्थनगर एसपी प्राची सिंह ने भी जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी है। जनपद सिद्धार्थनगर क्योंकि नेपाल बॉर्डर का जनपद है, तो यहाँ पे जब भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है नेपाल की तरफ से भी पानी छोड़ा जाता है, और तेज रेनफॉल जब भी होती है हमारे यहाँ हमेशा बाढ़ आई है। 2022 में भी बाढ़ से काफ़ी प्रभावित रहा है। इस समय 40 से 50% के बीच में जनपद सिद्धार्थनगर बाढ़ से प्रभावित है, और हम लोग लगातार इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं और गांव वालों से बात करके उनकी हिम्मत बंधा रहे हैं और राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। आज इमलिया गांव पड़ता है विधानसभा इटवा में, वहाँ पे मैं आई थी अपनी सभी टीम के साथ।
यहाँ की महिलाओं से बात की गई है। यहाँ पे 4-5 गर्भवती महिलाएं भी हैं। उन लोगों को भी बताया गया है कि वो लोग समय से हॉस्पिटल आके एडमिट हो जाए, क्योंकि जनरली गांव वाले छोड़ना नहीं चाहते हैं अपनी जगह को, तो उनको काफी कन्विंस करना पड़ता है। वो लोग कन्विंस भी हुए हैं। हरदोई में भी 100 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 4 तहसील शाहाबाद, सवायजपुर, बिलग्राम और हरदोई सदर में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कई इलाकों में संपर्क मार्ग पानी में डूब चुके हैं। आज 4 दिन से बराबर गरवा नदी का जो पानी है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ गांव के जो संपर्क मार्ग वो टूट रहे हैं धीरे धीरे, और फसल सभी डूब गई है। और फसल के बाद अब गांव में पानी प्रवेश कर रहा है जो घरों में भरा हुआ है, और कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी यहाँ देखने भी नहीं आया है। गांव और सांप कीड़ों से गांव बहुत पीड़ित हो चुका है। यहाँ का सामान जो है ट्रैक्टर ट्राली से ऊंची ऊंची जगहों पे डाला जा रहा है, निकाल कर। सामान धट्टा में सब बूढ़ो डारो है। गोरखपुर में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे गांव के लोग परेशान हैं। बाढ़ पीड़ितों तक प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है। खाने पीने की चीजें भी बांटी जा रही हैं। नाव से बाढ़ पीड़ितों तक सामग्री पहुंचाई जा रही है। दरअसल गोरखपुर से होकर बहने वाली राप्ती, रोहिणी और सरयू नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर हैं, जिससे जिले के 25 से ज्यादा गांव पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को आने जाने के लिए नाव का इंतजाम किया गया है। सरयू और रोहिणी नदी का जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान को पार कर गया है। राप्ती नदी करीब 30 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इन तीनों नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण इस वक्त गोरखपुर जिले में 25 से अधिक गांव मुरुंड हो चुके हैं। मुरुंड का मतलब ये कि ये गांव चारों तरफ पानी से घिर गए हैं और आने जाने के लिए अब सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। इस वक्त मैं राप्ती नदी के तट पे खड़ा हूं और आप लहरों को देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये पानी यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। और ठीक मेरे सामने गुरु गोरक्षनाथ घाट बना है, उस घाट पे करीब 4 से 5 फीट पानी लग चुका है और घाट पूरी तरीके से डूब चुका है। घाट के बगल में जो दाह संस्कार करने के लिए स्थल बना हुआ था, वहां पे भी पानी लग चुका है, तो वहां पे भी दाह संस्कार नहीं हो रहा है। पानी का डिस्चार्ज जिस तरीके से हो रहा है, उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 72 घंटे तक अभी फिलहाल गोरखपुर वासियों को राहत नहीं मिलेगी। अगर नेपाल और पहाड़ों पे बारिश नहीं होती है तो 72 घंटे बाद गोरखपुर वासियों को इस बाढ़ से राहत मिल सकती है। अखिलेश पांडे के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। देवरिया जिले में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सरयू, राप्ती, घाघरा और गंडक नदी अपने खतरे के निशान से फिलहाल कम हैं, लेकिन बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई गांव ऐसे हैं जो नदी के किनारे हैं, जहां पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा है। बाराबंकी जिले में लगातार सरयू नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जलस्तर में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से इस समय जिले की 2 रामनगर और सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। इसके लिए 15 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। कई ऐसे गाँव हैं जो बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। जितने भी हमारे बाढ़ राहत शिविर होते हैं, करीब 15 शिविर पूरे ज़िले में हम लोग के स्थापित होते हैं, तो उन सभी जगहों पे जैसी व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं उसी तरीके से व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके अलावा कुछ परमानेंट शिविर भी हम लोग बनवा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इसमें धनराशि प्राप्त हो गई है और जितनी भी अलग अलग तरह की सुविधाएँ होती हैं, वो भोजन का हो, राहत सामग्री वितरण का हो, मेडिकल सर्विसेज हो, वेटनरी सर्विसेज हो, सभी चीज़ें प्लान करके लोगों को प्राप्त हो, ये सुनिश्चित कराएंगे। यूपी में कल बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक होगी और इस बैठक में पार्टी आगे की रणनीति और यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर विचार करने वाली है। यह बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली हार की रिपोर्ट आने के बाद यह प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल होनी है और उस बैठक की जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं। ये होर्डिंग बैनर तैयार हैं और होर्डिंगें लगना शुरू हो गई हैं। दरअसल कल की जो बैठक है वो काफी अहम इसलिए
रखी जाती है कि प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और जो सबसे खास बात है वो ये है कि पिछली बार जहां 300 से ज्यादा कुछ लोगों को बुलाया गया था, इस बार 3000 से ज्यादा लोगों को इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बुलाया गया है। इस तरीके की तैयारी है। निश्चित रूप से पूरे पार्टी में, पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिवर्ष इस बैठक का आयोजन होता है, इसमें प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक। लखनऊ में 9 साल बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ और इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 132 मेधावियों को पदक और सम्मान दिया गया। साथ ही 2000 से अधिक छात्रों को डिग्री दी गई है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो। इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। सड़क हादसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम योगी ने 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में प्रदेश की सड़कों पर डग्गा मार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं। साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री बसों और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की गहनता से जांच की जाए। वहीं मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में 1 माह तक डग्गा मार और बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान के निर्देश भी जारी किए हैं। इसके लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों की टोल प्लाजा पर ड्यूटी भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे रोकने के लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि अभियान बनाकर वाहन चेकिंग शुरू की जाए। आज से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग के तमाम संभागीय परिवहन अधिकारियों की बाकायदा जिले वाइज ड्यूटी लगाई गई है। टोल प्लाजा पर ये जो तमाम परिवहन विभाग के अफसर हैं ये मौजूद रहें और वाहन चेकिंग करें। जो तमाम बसें संचालित हो रही हैं उनकी फिटनेस को चेक करें। ओवरलोड बसें तो नहीं है, सवारी ज़्यादा तो उन बसों में नहीं है। ऐसे तमाम वाहनों को चेकिंग के लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं और आज से ये वाहन चेकिंग का अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर है, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। हाईवे पर अवैध रूप से बने आलीशान होटल को तोड़ा गया। इसके अलावा 7 फ्लावर गार्डन, रुद्र शिवा, मामा यादव ढाबा समेत कई अवैध निर्माण को तोड़ा गया। प्रशासन ने 245 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। जौनपुर में बड़ी लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने असलहों के दम पर 3 महिलाओं से लूटपाट की है। बताया जा रहा है कि कार से जा रही महिलाओं को रोककर ये लूटपाट हुई। लूट की घटना जौनपुर रायबरेली हाईवे रोड की है। पुलिस की 5 टीमें बदमाशों की तलाश करने में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने शादी समारोह से लौटने के दौरान अपने साथ लूटपाट की शिकायत की है। हाईवे के पास सीहीपुर जो सर्विस लेन है वहाँ पर गाड़ी बैक करते समय बाइक सवार 3 बदमाशों के द्वारा इनके परिजनों के साथ कुछ छिनैती की घटना कारित की गई। इस सूचना को तत्काल मिलते ही पुलिस ने तत्परतापूर्वक
जो भी इसमें कार्यवाही है वो प्रारंभ की गई और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, टीमों का गठन कर दिया गया है और इसमें तथ्यों के आधार पर इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा और आगे विधिक कार्यवाही की जाएगी। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी। मामला बागरात थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का है। पति के मुताबिक वो बरामदे में सोया हुआ था, लेकिन हत्या की भनक उसको लगी नहीं। रंजिश में हत्या की आशंका है। पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। खबर चंदौली से है, जहां पर पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवजात का ठीक से इलाज नहीं किया। परिजन अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस पहुंची और किसी तरीके से समझाया बुझाया। सीएमएस डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तरह के आरोप लग रहे हैं, तो अब इसके लिए हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और इस बच्चे का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो भी निकल के आएगा और जो भी इसके लिए उत्तरदायी होगा, जो भी कंडीशन या जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों चोर बताया जा रहा है कि पहाड़िया मंडी में हुई ट्रक चोरी की घटना में शामिल थे। पुलिस को चोरों के पास से मोबाइल फोन और 83,000 रुपए बरामद हुए। पकड़े गए चोरों में से एक वाराणसी चोलापुर का रहने वाला है और दूसरा बिहार के छपरा का रहने वाला है। खबर कानपुर देहात से है। राजपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख लाखन सिंह यादव पर गुंडई का आरोप लगा है। ब्लॉक प्रमुख लाखन सिंह यादव का राइफल की बट से लड़के पर हमला करते वीडियो वायरल हो रहा है। सट्टी थाना क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। दबंग के द्वारा पीड़ित को गाँव छोड़ने की धमकी दी गई। औकात भूल जाएंगे अपनी। लाठी निकाल के लाओ, लाठी निकाल के लाओ तुम। अबे छोटी लाठी निकाल के लाओ। चलो 1 सेकंड रुको। चलो ना ऐसे। अरे अम्मी हाथ तो हटाओ, हाथ तो हटाओ। ये आज समय भूल जाएंगे। ये कट्टे जो निकाल के लाए आज औकात भूल जाएंगे अपनी। न्यूज़ 18 ने धरती को हरा भरा रखने के लिए प्रोजेक्ट वन ट्री के नाम से मुहिम शुरू की है। इसका मकसद सभी को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। सीएम योगी ने न्यूज़ 18 की मुहिम एक पेड़ अपने लिए की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि धरती को बचाने के लिए ऐसी पहल बहुत जरूरी है। इस बार 20 जुलाई को वन महोत्सव के तहत 36 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इस वर्ष पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संदेश के साथ आगामी 20 जुलाई को 36 करोड़ 46 लाख वृक्षारोपण का एक महाअभियान भी हमने प्रस्तावित किया है। पर्यावरण संतुलन और हरितमा विस्तार के लिए वृक्षारोपण और वनाच्छादन का यह कार्य जन सहयोग से ही संभव हो सकेगा। इस क्रम में प्रतिष्ठित समाचार समूह न्यूज़ 18 द्वारा प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट वन ट्री अत्यंत सराहनीय पहल है। मानवता के लिए एक पेड़, धरती माता के लिए एक पेड़, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक पेड़ का जो संकल्प इस पहल के जरिए लिया गया है वह बेहतर आज और सुरक्षित कल को सुनिश्चित करने की दिशा में एक उत्तम प्रयास है। इस लोकोपयोगी अभियान की सफलता के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। आइए पौधे लगाएं, बेहतर कल बनाएं।